नमस्कार। आज मैं बात करना चाहूँगा जो किसान आंदोलन का विस्तार हो रहा है और एक तरीके से उसका जो राजनीति में दखल हो रहा है, उसके बारे में आपको मालूम है कि 3 महीने से ऊपर हो गए हैं। किसान जो है दिल्ली की सीमा पे बैठा हुआ है, डट के। संख्या ज़रूर कम हुई है, लेकिन इसलिए नहीं कम हुई है कि आंदोलन कमज़ोर हुआ है। इसलिए कम हुई है कि नंबर 1 कि किसान अपने खेत पे कुछ वापस लौटा है, और दूसरा कि जो किसान पहले, और ख़ास करके जो किसान नेता पहले सीमा पे डटे हुए थे, वो अब लोगों के बीच में चले गए हैं अपने-अपने राज्यों में। और कुछ तो राष्ट्रीय यात्राएं कर रहे हैं देश भर में लोगों को जागरूक करने के लिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण पहल हुई है वो ये कि जब किसानों को ये समझ में आया कि सरकार के ऊपर इस तरह से कोई दबाव नहीं बन रहा है, बल्कि सरकार उल्टा 26 जनवरी की घटनाओं को लेके किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो किसान आंदोलन ने तय किया कि वो अराजनीतिक होते हुए भी राजनीतिक हस्तक्षेप करेगी। और पहले तो उसने हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक कि उसके मुख्यमंत्री की भी सभाओं को नहीं होने दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता किसान को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किसानों के लिए जो 3 कानून आए हैं वो किसानों के हित में कैसे हैं, उनको समझने से किसान ने मना कर दिया, क्योंकि किसान का कहना है कि हम तो समझ गए हैं, आप पूंजीपतियों के दबाव में जबरदस्ती इन कानूनों को किसानों के ऊपर थोपना चाहते हैं। और इस तरह से वहां पे कोई भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी की सभाएं अब नहीं हो पा रही हैं। हम लोग तो ये मान के चल रहे थे कि बहुत सारे विधायक जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी के भी, वो शायद विश्वास मत में सरकार का साथ नहीं देंगे। लेकिन धमकी और लालच के दबाव में ऐसा लगता है कि फिलहाल तो ये सारे विधायक सरकार के ही पक्ष में हैं, सरकार को गिराना नहीं चाहते हैं। लेकिन किसानों का दबाव उनके ऊपर है, इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और देखना है कि ये सरकार कितने दिन चलेगी। ये तो तय है कि अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में वापसी नहीं होने वाली है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा फैसला किसान आंदोलन ने लिया वो ये कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां जाके उनके नेता किसान पंचायतें करेंगे, लोगों से आग्रह करेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को वोट ना दें। और ये काम शुरू हो गया है। मैं खुद भी अभी 4 दिन की कलकत्ता की यात्रा से लौट के आया हूँ कल, और जब मैं वहाँ था तो मैंने अखबारों में पढ़ा कि सिंगूर में, आसनसोल में किसान पंचायतें हुई, जिसमें राजेवाल जी जो प्रमुख किसान नेता हैं दिल्ली आंदोलन के, उन 40 लोगों में से एक हैं जो सरकार से बातचीत करने के लिए जाते हैं। और राकेश टिकैत उसके पहले वहाँ गए, मेधा पाटकर, डॉक्टर सुनीलम भी वहाँ रहे। और इन सब लोगों ने वहाँ अपील की है जनता से कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट न डालें। हमारी जो सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की मीटिंग हुई कलकत्ता के अंदर, उसमें भी मैंने यही कहा अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से कि इस चुनाव में हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना एक हमारी प्राथमिकता है। इसलिए सभी लोग ये कोशिश करें कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हारें। और मैंने अपने उन उम्मीदवारों से कहा जो चुनाव में खड़ा होना चाहते थे कि वही उम्मीदवार खड़े हों जो भारतीय जनता पार्टी का वोट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी
को हराने की स्थिति में जो उम्मीदवार है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस का हो, कांग्रेस पार्टी का हो, वामपंथी दलों का हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में है, उसका वोट आप न लें, ताकि ऐसा ना हो कि जो धर्मनिरपेक्ष मत है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, वो विभाजित हो। तो ये एक नीति न सिर्फ किसान आंदोलन ने, न सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने, बल्कि और भी कई जन संगठनों ने कलकत्ता के अंदर ली हुई है, जो वैसे तो वामपंथी दलों से बहुत खुश नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के शासन से भी बहुत खुश नहीं है, लेकिन उनको मालूम है कि इस समय प्राथमिकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह से रोका जाए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री खुद, गृह मंत्री खुद जरूरत से ज्यादा रुचि ले रहे हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में, और बार बार वहां के दौरे कर रहे हैं, वहां सभाएं कर रहे हैं। ऐसे समय में जब सबको बताया जा रहा है कि कोरोना का संकट है, कोरोना का फिर से उभार हो रहा है, वहां सभाएं हो रही हैं जिसमें हम नहीं देखते कि लोग मास्क पहने हुए हैं। यहाँ तक कि अमित शाह भी बिना मास्क पहने ही रैली में देखे जाते हैं। तो लोगों के लिए कोरोना का खतरा बता के, लेकिन अपनी सारी सभाएं करते हुए वो प्रदेश का माहौल बदलने की कोशिश कर रहे हैं, एक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे हास्यास्पद बात यह है कि उन्हें चुनाव में खड़े करने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे, जिसका नतीजा है कि उन्होंने अपने 4 सांसदों को पश्चिम बंगाल में उतारा है, 3 लोकसभा के, 1 राज्यसभा के, और उसमें स्वपन दास गुप्ता को इस्तीफा भी देना पड़ा क्योंकि वो राज्यसभा के नियमों के खिलाफ था, जिसको महुआ मोइत्रे ने, जो तृणमूल कांग्रेस की नेता है, उसको संसद में उठाया इस मुद्दे को। तो उन्होंने सांसदों को मैदान में उतारा है, और ये वही नरेंद्र मोदी की पार्टी है जो कहती है कि सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए और बार बार चुनाव नहीं होने चाहिए, 5 साल के बीच में चुनाव नहीं होने चाहिए। अब आप बताइए कि अगर ये 4 सांसद जीत जाते हैं तो क्या इनको उन सीटों के लिए फिर से चुनाव नहीं कराने पड़ेंगे? अगर वो विधायक बन जाते हैं, जो सांसद इस समय हैं, उसमें एक महाशय तो केंद्रीय मंत्री भी हैं, एक अर्थशास्त्री को इन्होंने उतारा है जिसको स्थानीय नेता कहते हैं कि वो तो जानते ही नहीं है उन्हें। आज के अखबार में फोटो है कि कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है उससे असंतुष्ट हैं। वैसे तो मोटा मोटा हर एक राजनीतिक दल का निर्णय लेने का तरीका केंद्रीकृत ही होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा लगता है कि कोई भी जमीनी राय नहीं ली जाती है, जमीनी राय विमर्श नहीं की जाती है कार्यकर्ताओं के साथ, छोटे नेताओं के साथ, और सारे फैसले ऊपर बैठ के लिए जाते हैं, और जिसका नतीजा है कि जमीनी स्तर पे उनकी अपनी पार्टी के अंदर विरोध हो रहा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसी पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं का विरोध झेल रही है जमीनी स्तर पे, सांसदों को चुनाव में उतार रही है विधानसभा के, और जिसके चुनाव प्रचार में केंद्रीय भूमिका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने ली हुई है, वो बंगाल में सरकार बनाने का दावा कर रही है। ये दावा कैसे कर रही है इसको भी समझना चाहिए जरा। अभी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो बेंगलोर की एक संस्था है, प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री IIM बेंगलोर और प्रोफेसर जगदीप चोकर IIM अहमदाबाद के प्रोफेसरों ने मिलकर बनाई थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। ये किसी भी चुनाव के पहले उम्मीदवार जो एफिडेविट पे, शपथ पत्र पे जो अपने बारे में जानकारी देते हैं, उसके आधार पे बताती है कि किन उम्मीदवारों के खिलाफ कितने आपराधिक मुकदमे हैं और उनकी संपत्ति कितनी है। अभी इस संस्था ने एक नए तरह की रिपोर्ट निकाली है
एक हफ्ता या 10 दिन पहले, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2016 से 2020 तक 405 विधायकों ने अपना दल छोड़ के दूसरे दल में वो शामिल हुए, यानी उन्होंने दल बदला। अब इन 405 में 170 विधायक तो अकेले कांग्रेस छोड़ के गए और 182 ऐसे विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल। कांग्रेस के 170 में से ज्यादातर बीजेपी में ही गए। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि इन 405 सांसद विधायकों की जो संपत्ति थी उसमें इस दौरान, यानी कि 2016 से 20 के दौरान जब उन्होंने दल बदला तो 39% का इजाफा हुआ, यानी कि उनके पास और पैसा आ गया इस बीच में। और ये तो सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव खुद नहीं जीत पाती है या उसका गठबंधन नहीं जीत पाता है और कोई विपक्षी दल वहां पे सरकार बनाता है तो वो सरकारों को गिरा देती है, उनके विधायकों को तोड़ के खरीद के। तो इन आंकड़ों के पीछे यही कहानी है कि 5 राज्यों में कांग्रेस के नेतृत्व वाली अन्य दलों की सरकारें गिरी, जिसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा ये राज्य शामिल रहे। हाल में आपने देखा पुडुचेरी में भी कांग्रेस की सरकार गिर गई क्योंकि उसके 2 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। तो ये विधायक अपने दल, जो सत्ता दल होता है, वो छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें केंद्रीय सरकार की कोई एजेंसियां जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या कोई उनको धमकी देती है उनके खिलाफ कार्रवाई की, आय से ज्यादा संपत्ति होने के मामले में, या फिर उन्हें लालच दिया जाता है पैसों का। और आपको मालूम ही है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के नियम में फेरबदल करके अब ऐसी व्यवस्था बना दी है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के किसी भी पार्टी को चंदा दे सकती है, कितना भी चंदा दे सकती है। पहले जो सीमा थी कि अपने 3 साल के औसत मुनाफे के 7.5% से ज्यादा का वो चंदा नहीं दे सकती थी, वो सीमा हटा ली गई है और पूरी व्यवस्था को अपारदर्शी बना दिया गया है। अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी कंपनी किस पार्टी को कितना चंदा दे रही है। इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जिसे ऐसा अनुमान है कि अंबानी अडानी से अपार चंदा मिला है, जिसकी वजह से देश के बड़े बड़े ठेके अब इन 2 कंपनियों को दिए जाते हैं, देश ही नहीं विदेश में भी। और बैंक बड़ी आसानी से इन दोनों कंपनियों को लोन भी दे देती हैं बिना इस बात की परवाह किए कि वो पैसा वापस आएगा कि नहीं। जबकि इस देश का बड़ा पैसा विजय मल्ल्या, नीरव मोदी ऐसे लोग उन्होंने डुबाया है और देश छोड़ के भाग गए हैं। तो सरकार आगे बदलेगी तो अडानी साहब पैसा वापस कर पाएंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी पैसा इनको दिया जा रहा है और जो पैसा इनसे भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है उसका इस्तेमाल अन्य पार्टी के विधायकों को खरीदने के लिए किया गया है। ये कोई खुला, ये कोई अब छुपी बात नहीं है और सबको मालूम है कि पैसे से खरीद के सरकारों को गिराया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकारें बनाई। तो एक अंदेशा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके अभी सिर्फ 3 विधायक हैं पश्चिम बंगाल में, वो जाहिर है कि उसकी कुछ संख्या बढ़ेगी। अब कितनी बढ़ेगी ये अभी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जितनी भी बढ़े उसके बाद बहुमत प्राप्त करने के लिए जितने विधायकों की जरूरत होगी, ऐसी काफी संभावना है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी या अन्य दलों से वो विधायकों को तोड़ेगी। वाम दलों के तो विधायक आसानी से नहीं टूटेंगे क्योंकि वो एक विचारधारा के प्रति उनकी एक प्रतिबद्धता होती है। लेकिन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के तो कई विधायक पहले ही जा चुके हैं चुनाव के
भारतीय जनता पार्टी में। जाहिर है कि उन्हें भी भय या प्रलोभन के दबाव में लाया गया है, और ज्यादातर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो वही लोग हैं जो पहले तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि पैसे के बल पे चुनाव में बहुमत न प्राप्त करने की स्थिति में वो दूसरे विधायकों को तोड़ के और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन ये एकदम गैर लोकतांत्रिक है, क्योंकि जनता का उसे इतना समर्थन प्राप्त नहीं है कि वो वहां सरकार बना सके। और इसलिए भी मुझे लगता है कि जनता को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक उस तरह की राजनीतिक पार्टी है ही नहीं जैसे कि अन्य पार्टियां हैं जो अपनी किसी विचारधारा पे मेहनत करके कार्यकर्ताओं को जोड़ के अपनी पार्टी को धीरे धीरे बड़ा करती हैं। ये या किसी आंदोलन के बल पे पार्टी को बड़ा करती हैं। जैसे ममता बनर्जी की सरकार जब बनी तो वहां वो खुद नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलन में शामिल हुई। उस समय जनता वामपंथी दलों की सरकार के खिलाफ हो गई थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेतृत्व में 30 सालों से ऊपर चली आ रही सरकार गिर गई और एक लोकप्रिय लहर के ऊपर सवार होके तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी। ममता बनर्जी वहां के मुख्यमंत्री बनी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस तरह की कोई लहर पे सवार होके नहीं, उस तरह की कोई लोकप्रियता के आधार पे नहीं, बल्कि सिर्फ पैसों के बल पे वो राजनीति करती है और पैसों के बल पे वो सरकार बनाने की कोशिश करती है। चुनाव के पहले, चुनाव के बाद अन्य पार्टियों के विधायकों को तोड़ के। तो अगर राजनीति का यही तरीका रहेगा तो फिर भारत में सिर्फ पैसों के आधार पर ही राजनीति होगी। विचारधारा के आधार पर जो राजनीति होनी चाहिए वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे समय में, जबकि महत्वपूर्ण किसान आंदोलन देश में चल रहा है जो इस देश की राजनीतिक दिशा को बदलेगा, वो ये तय करेगा कि भारत में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं, वो ये तय करेगा कि भारत में जो नीतियां हैं वो आम जन के हित में बनेंगी या वो निजी कॉरपोरेट के दबाव में बनेंगी उनको फायदा पहुंचाने के लिए। तो हमें ये भी इस समय तय कर लेना चाहिए जब बंगाल का चुनाव हो रहा है कि क्या इस देश की राजनीति विचारधारा के आधार पर चलेगी या वो पैसे के आधार पर चलेगी। और जनता को अपना विवेक का इस्तेमाल करके ये निर्णय लेना चाहिए कि क्या वो ऐसी शक्तियों का साथ देगी जो सिर्फ पैसों के बल पे, जो धमकी और लालच देके नेताओं को अपने साथ जोड़ते हैं, जिनकी कहने को तो विचारधारा है लेकिन वो स्वयं अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध नहीं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्वदेशी। ये वो दल है जो स्वदेशी की बात करता था लेकिन आज उन्होंने उसको उठा के ताक पे रख दिया है। और जिस तरह से विदेशी कंपनियों को ये आकर्षित कर रहे हैं, विदेशी पूंजी को आकर्षित कर रहे हैं, और देश की जो संपदा है, प्राकृतिक संपदा, सरकारों द्वारा निर्मित संपदा, बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनको बेचने की जिस तरह से इसने एक तरीके से होड़ लगा दी है कि जितने सार्वजनिक उपक्रम हैं उन सबको एक एक करके बेचा जाए और उससे ये पैसा कमाना चाहती है ये सरकार। तो अब लोगों को सावधान हो जाना चाहिए कि ये पैसों का खेल खेलने वाली ये सरकार, ये कोई सरकार नहीं है, ये तो एक कंपनी की तरह काम कर रही है और इसने तिकड़म से सत्ता पे कब्जा कर लिया है। इसलिए विचारधारा की वापसी राजनीति में होनी चाहिए और देश संविधान के अनुसार
जो हम लोकतंत्र हैं, हम समाजवादी देश हैं, हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम एक गणतंत्र हैं, हम एक संप्रभु हैं। हमारे निर्णय बाहर से नहीं लिए जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये धीरे धीरे हम लोकतंत्र और संविधान की भावना से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए अब ये एक मौका हमको किसान आंदोलन ने दिया है, बहुत दिनों के बाद, जब से नई आर्थिक नीतियां निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की लागू हुई है। मुझे लगता है ये पहला मौका है जब कोई आंदोलन सीधे सीधे निजीकरण की नीतियों का विरोध कर रहा है और उसको बदलने की मांग कर रहा है। अगर हम इस समय नहीं खड़े हुए, किसान आंदोलन को हमने सफल नहीं बनाया, तो फिर हम ही अपने आप को, हम ही दोषी होंगे और हम ही को अपने आप को ही जिम्मेदार मानना पड़ेगा इसके लिए कि इस देश के अंदर से लोकतंत्र खत्म होते हुए हमने देखा। इस देश की संपदा को निजी कंपनियों के हाथों बिकते हुए हमने देखा और इस देश में नागरिक अधिकारों को हमने खत्म होते हुए देखा। तो अगर हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए हम सब दोषी माने जाएं, तो हमें तुरंत इसी वक्त एक स्पष्ट भूमिका लेनी पड़ेगी और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव न जीत पाए किसी भी राज्य में, और जल्दी से जल्दी इस किसान आंदोलन को सफलता मिले, ताकि ये देश सही तरीके से लोकतंत्र और संविधान की भावना के आधार पर चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।